हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 22 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में 25 मई 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य है यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना। सिक्किम में ये जो सिस्टम शुरू होने वाला है, इसके माध्यम से ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है तो उसका भी पता लगाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, तो आप इनको नोट करते जाइएगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो कुछ क्वेश्चन पता होंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं वो सभी नोट कर लें। तो पुराने स्टूडेंट का रिवीजन होगा और नए स्टूडेंट इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी हाल ही में हनुमान एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। तो हनुमान एआई चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? 98 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी AIMS के लिए ISO 42001 2023 सर्टिफिकेशन किसे प्रदान किया गया है या किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो ये इन्फोसिस कंपनी को प्रदान किया गया है। ग्लोबल मीडिया पुरस्कार 2024 अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर सना को प्राप्त हुआ है, और आर्टिफिशियल न्यूज एंकर सना इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा एक आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा स्टारगेट। गूगल के द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या है? बार्ड। ओपन AI के डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट का नाम क्या है? चैट GPT। भारत का पहला AI स्कूल कौन है? शांतिगिरी विद्या भवन, जो कि तिरुअनंतपुरम केरल में है। दुनिया की पहली AI CEO का नाम क्या है? मिका। टेलीमानस चैटबॉट कहां लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का क्या नाम है? लिसा। सिक्किम की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। यहां पर आप इंडिया के मैप में सिक्किम की लोकेशन देख सकते हैं। यह भूटान, नेपाल और चाइना से घिरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 देशों से घिरे हुए राज्य का क्या नाम है भारत की? तो वो है सिक्किम। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है? किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम में है। तो ये है सिक्किम से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाना है तो आपको वहां पर PDF और नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। स्टडीकर के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर ही मिलेगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम लाई चिंगते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ताइवान। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई चिंगते। इन्हें केवल विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जनवरी 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। विलियम लाई के अलावा उपराष्ट्रपति बी किम हिसियाओ ने भी उपराष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। विलियम लाई ने साई इंग वैन का स्थान लिया है, यानी कि विलियम लाई साई इंग वैन के स्थान पर राष्ट्रपति चुने गए। ताइवान के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। ताइवान पूर्वी एशिया का एक देश है। इसे आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य कहा जाता है। ताइपे इसकी कैपिटल है। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। यहां पर आप चाइना को देख सकते हैं, ये है ताइवान। तो चाइना और ताइवान में दोनों में तकरार है। चाइना ताइवान को कहता है कि ये चाइना का ही पार्ट है, और ताइवान कहता है कि वो एक अलग से देश है।
तो इस प्रकार की तकरार दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। ताइवान का जो मुख्य द्वीप है उसे फॉर्मोसा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप ताइवान को देख सकते हैं, तो ये जो द्वीप है इसे हम फॉर्मोसा भी कहते हैं। आसपास के देशों की अगर हम बात करें तो इसके आसपास के देशों में फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया और चाइना है। फिलीपींस से आप याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी है, यानी कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है भारत से। जापान से आप क्या याद रख सकते हैं, तो अभी हाल ही में जापान ने 6G डिवाइस को लॉन्च किया है। वर्ल्ड के मैप में आप ताइवान की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर स्थित है ताइवान। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइना ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर कुछ समय पहले प्रतिबंध लगाया था। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अभी हाल ही में अनावरण किया था। ताइवान ने मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। तो ये बेसिक जानकारी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ के उपयोग करने पर फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की है? आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम कार्बाइड। तो अभी हाल ही में FSSAI के द्वारा फल व्यापारियों को ये चेतावनी जारी की गई है कि उसके द्वारा जो कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है वो नुकसानदायक हो सकता है। कैल्शियम कार्बाइड का आमतौर पर उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, CaC2। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम कार्बाइड को हम एक और नाम से जानते हैं, कैल्शियम एसिटाइलाइड। और कैल्शियम कार्बाइड कौन सी गैस छोड़ता है? एसिटिलीन गैस छोड़ता है और इसी गैस के माध्यम से फलों को पकाया जाता है। जो एसिटिलीन गैस निकलती है कैल्शियम कार्बाइड से, उसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के अंश होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा पर दाने हो सकते हैं। बात करते हैं FSSAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसके अपूर्व चंद्रा। CEO हैं गंजी कमला वीरा। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के द्वारा की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2006 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संजीव पुरी। तो संजीव पुरी अभी हाल ही में आर दिनेश के स्थान पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष चुने गए हैं। संजीव पुरी वर्तमान में ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी MD हैं। दोस्तों, CCI के अध्यक्ष तो बने हैं संजीव पुरी, उपाध्यक्ष कौन बने हैं? R मुकुंदन। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो यह भारत में व्यापारिक समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ से भारत के जो व्यापारिक समूह हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सरकार पर व्यापार के अनुकूल नीतियां बनाने के लिए यह दबाव डालता है। यानी कि इसका काम होता है सरकार को चेतावनी जारी करना कि उसके द्वारा व्यापार के अनुकूल नीतियां बनाई जाएं। इसकी उत्पत्ति 1895 में बंगाल में इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड एसोसिएशन के रूप में की गई थी। 1992 में इसका नाम भारतीय उद्योग परिसंघ किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रदीप नटराजन IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक बने हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल अभी हाल ही में CBI के अतिरिक्त निदेशक बने हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि CBI के वर्तमान में निदेशक कौन है। अभी हाल ही में डेविड सलबागनी नासा के मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी बने हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी बने हैं। हिदासिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने हैं। N चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है? आंसर हो जाएगा मंगलुरु में। तो कर्नाटक के मंगलुरु में अभी हाल ही में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है। रॉक आर्ट का मतलब क्या है? चट्टानों पर जो पेंटिंग की जाती थी या चट्टानों या पत्थरों के माध्यम से
जो कलाकृतियां बनाई जाती थी उन्हें हम रॉक आर्ट बोलते हैं। तो रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है मंगलुरु में, और मंगलुरु में जो बब्बू स्वामी मंदिर है उसी के पास इस रॉक आर्ट की खोज की गई है। आपको याद रखना है कि इस रॉक आर्ट में मानव पैरों के निशान हैं जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप उस रॉक आर्ट को देख सकते हैं। ये आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कोशिश की थी इस पिक्चर को ढूंढने की, लेकिन इसी प्रकार की पिक्चर्स मिल रही थी। तो यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई गई है इसमें मानव के पैर बताए गए हैं। 2 पैर इस प्रकार से जोड़े गए हैं, एक पैर ये है और एक पैर ये है। तो इस प्रकार की रॉक आर्ट की गई है, और ये जो रॉक आर्ट है ये पहली या दूसरी शताब्दी की बताई जा रही है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के नचने गांव में भारत के सबसे पुराने मंदिर को खोजने की उम्मीद जताई जा रही है। तो पुरातत्वविदों के द्वारा यहाँ पर खुदाई की जा रही है। अभी जो यहाँ पर मंदिर है वो 2 मंदिर हैं, एक शिव मंदिर है और एक पार्वती मंदिर है। तो जो पार्वती मंदिर है ये 5वीं शताब्दी का मंदिर बताया जा रहा है, और अभी जो खुदाई की जा रही है वहां पर, तो खुदाई में ये पता चल सकता है कि 5वीं शताब्दी से पहले के यानी पहली शताब्दी या पहली शताब्दी के मंदिर भी वहां पर प्राप्त हो सकते हैं, जो कि भारत के सबसे पुराने मंदिर होंगे। अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ में पुरातात्विक उत्खनन में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में कन्नड़ भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा एक शिलालेख पाया गया है, जो कि 10वीं शताब्दी के कदम्ब काल का शिलालेख है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक देश अंगोला में एक खदान में 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला देश के सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। ग्लेशियर कहाँ होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो जो ऊंचे पर्वत होते हैं उनमें ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर बर्फ की बहुत बड़ी परत होती है, तो इस परत को ही हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो वेनेजुएला देश के सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं, और आधुनिक इतिहास का वेनेजुएला पहला ऐसा देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं। लास्ट में एक ग्लेशियर बचा हुआ था जिसका नाम था हमबोल्ट ग्लेशियर, अब ये भी पिघल चुका है और यह सिकोड़कर 2 हेक्टेयर के एरिया का रह गया है। पिछली बार जब रिसर्च की गई थी तो इस रिसर्च में यह पाया गया था कि 2011 तक 5 ग्लेशियर यहाँ के पिघल चुके हैं और केवल हमबोल्ट ग्लेशियर बचा हुआ है। तो अब ये हमबोल्ट ग्लेशियर भी पिघल चुका है। तो इस प्रकार से वेनेजुएला देश के सभी ग्लेशियर, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर आप वेनेजुएला की लोकेशन देख सकते हैं। काराकास कैपिटल है, राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो और करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। तो अभी हाल ही में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने 2024 में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पोलैंड की इगा स्विएटेक ने। आपको याद रखना है कि जो इगा स्विएटेक हैं ये वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। अलेक्जेंडर ज़वेरेव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन था, यानी अलेक्जेंडर ने दूसरी बार इटालियन ओपन जीता है और इगा स्विएटेक ने तीसरी बार इटालियन ओपन जीता है। 2024 में 81 बार इटालियन ओपन 6 से 19 मई 2024 तक इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। यहाँ पर बात हुई है टेनिस की, तो टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब अभी हाल ही में यूकी भावरी और अल्बानो ओलिवेटी ने जीता है। यूकी भावरी का संबंध भारत से है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। बार्सिलोना ओपन 2024 का खिताब कैस्पर रूड ने जीता है, जो कि नॉर्वे के हैं। और स्टटगार्ड ओपन 2024 जीता है एलेना रायबकीना ने, जो कि कजाकिस्तान की हैं। मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है ज़ेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता है। चेन्नई ओपन 2024 में सिंगल्स का खिताब सुमित नागल ने जीता है।
मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब ज़ैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जॉन स्लैबैन को। तो वेदांत एल्यूमिनियम के सीईओ हैं जॉन स्लैबैन, तो उन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अली अल बकाली को। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1972 में की गई थी, इस बात को आप याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन कौन हैं? तो पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर भारत, चौथे पर कनाडा और पांचवें स्थान पर है यूएई। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन होते हैं? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और फेल्डस्पार, ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। इनके माध्यम से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है Al, यानी Al के माध्यम से इसे चिन्हित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है और आपको पता ही है कि बॉक्साइट के माध्यम से ही एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। ओडिशा में भारत के बॉक्साइट के 50% से अधिक संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 2024 के अंत तक वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमति बनी है? आंसर हो जाएगा रसिया। तो दोस्तों, इस समझौते के आधार पर भारत और रसिया एक दूसरे के नागरिकों को वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री प्रदान करेंगे, यानी कि रसिया के जो नागरिक हैं वो भारत में वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री प्राप्त कर सकते हैं और भारत के नागरिक रसिया में वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भारत और रूस के बीच फाइनल बातचीत जून में शुरू होगी और इस साल के अंत तक यानी 2024 के अंत तक इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। रसिया और चाइना के बीच फ्री वीजा टूरिस्ट की शुरुआत 2016 में की गई थी, जो कि अभी तक जारी है। तो इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में टूरिज्म बढ़ता है। रूस के बारे में अगर हम बात करें तो यह है दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये 5वीं बार अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। रूबल यहाँ की करेंसी है और यहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। भारत ने विनय कुमार को रूस के लिए अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में रसिया पहले स्थान पर रहा है। रूस ने अभी हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। ओमान की खाड़ी में चाइना, ईरान और रूस ने अभी हाल ही में सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म महोत्सव इस बार कितने देशों में मनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 11 देशों में। तो इस महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो भारत में भी आयोजित किया जाएगा। तो भारत के 15 राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें 33 संगठन शामिल होंगे। 21 मई से 11 देशों में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। एक सप्ताह तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बार इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, मासिक धर्म महोत्सव का उद्देश्य क्या है? खेल, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पीरियड्स को कलंकित करना। कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं। गुड़ी पड़वा पर्व और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वांचुआ महोत्सव बिहू पर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में, उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, पोंगल त्योहार और जलीकट्टू तमिलनाडु में और हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ है? ईरान। स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? एड ड्वाइट। टो लैम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान। सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है? थाईलैंड। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है? लद्दाख। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे। IDFC फर्स्ट बैंक के डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रदीप नटराजन। इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी।
संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2024 के विकास अनुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है? 6.9%। भारत में 21 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख स्टैच्यू डिस्कस करेंगे, जैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर स्थित है? ये अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित है, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी भारत में कहाँ है? ये है हैदराबाद में, और ये रामानुजाचार्य का स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में, जो कि नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है, जो कि BR अम्बेडकर का स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है, जो कि विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये नाथद्वारा राजस्थान में है, जो कि भगवान शिव का। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने पूछा था कि सात्विक और चिराग की जोड़ी का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बैडमिंटन बताया हुआ है। और आज का क्वेश्चन है, अंगारा A5 रॉकेट किस देश ने लॉन्च की है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।